प्राची पालीवाल दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? एज स्टूडेंट्स वी वर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम लोगों का ये डिसाइड हुआ था कि जैसे ही मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स का हाफ पोर्शन आपका हो जाएगा तो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। वो 40 मार्क्स का अगर आने वाला है राजा, तो ये भी आपको 40 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। सो वी हैव टू स्टडी बोथ द टॉपिक्स वेरी सीरियसली, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आपके सामने एक नई टेक्निक के साथ आई हूँ, और होप सो यू गाइज विल लव दिस एंड होप सो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ ये टेक्निक के ज़रिए और अच्छे से। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक गाइज कि आप लोगों को कैसा लगता है इससे पढ़ के, प्लीज़ मुझे बताइए। एंड इफ़ यू वांट एनी करेक्शन इन दिस यू कैन टेल मी एंड आई विल डू फॉर यू, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज आवर न्यू सब्जेक्ट फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। पार्ट 2 बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को शुरू करना है आज से चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। कि अब एक्चुअली ये पूरा सब कुछ शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमको ये पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस के पहले हम लोग कैसे थे, ब्रिटिश रूल के दौरान हम लोग कैसे थे, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग कैसे थे। मतलब ये तीनों स्टेजेस हम लोगों को पढ़नी है, बिफोर दैट ब्रिटिश रूल, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल, इंडिपेंडेंस के बाद। यानी हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग कैसे इस सिचुएशन से निकले, कैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल आया, उसके पहले हम कैसे थे, और ब्रिटिश रूल जाने के बाद, इंडिपेंडेंस आने के बाद कैसे हम लोगों ने तकलीफ़ें झेली, फिर हम लोगों ने कैसे ग्रोथ किया, हमारी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया। ये पूरा हमको ये पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। उसमें से एक पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हम लोग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे थे, ठीक है। एट द टाइम ऑन द ईव यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के समय हम लोग क्या थे, कैसे थे, क्या फेस कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सारी बातें हम लोगों को पढ़नी है। सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर? ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ओके, आइए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन आपका? ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू लुक एट इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब आपका ये सब्जेक्ट पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसा है। मतलब ये पूरे सब्जेक्ट में, ये एक अकेले टॉपिक में बोलो, चाहे ये पूरी बुकलेट में बोलो, या ये अकेले टॉपिक में बोलो, आपको पढ़ना क्या है कि इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले कैसे था और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसा है। यानी यू हैव टू स्टडी हाउ इट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया। सो ब्रिटिश रूल आया और उसने हमारी हिस्ट्री लिख डाली, क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं या हम लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है, वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किस बात का दिया गया है? ब्रिटिश रूल का दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री में सबसे मेजर पार्ट ब्रिटिश रूल का ही है, ठीक है। सो ब्रिटिश रूल आने के बाद उन लोगों ने हमारी क्या लिख दी? दे हैव चेंज्ड आवर हिस्ट्री एंड दे आर इंक्लूडेड इन आवर हिस्ट्री नाउ। क्योंकि अब अगर हम हमारी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें ब्रिटिश का जिक्र नहीं हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। और फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी के ज़रिए ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन हमारी इकोनॉमी में हो गया, हमारी कंट्री में हो गया। यानी जैसे ही बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुआ, उस समय पे फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी में हो गया। फिर पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, मैम क्यों आए वो लोग यहाँ पे, क्या ज़रूरत थी उनको यहाँ पे आने की, वाई दे आर हेयर। सो वो लोग यहाँ पे इसलिए आए कि ताकि उनको तो दिख रहा था कि भाई सुन रखा है कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, यहाँ पे तो बहुत कुछ है, सोना है, खजाना है, दे आर वेरी रिच, दे आर हैविंग नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर हैविंग ईच एंड एवरीथिंग। सो व्हाट दे हैव थॉट कि हम लोग जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इनकी इकोनॉमी को लूट मार करके हमारी खुद की इकोनॉमी को क्या करते हैं, फीड करते हैं। सो व्हाट दे हैव डन कि वो लोग आए और उनने हमारी इकोनॉमी के ज़रिए
हमारी तिजोरी के ज़रिए, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए खुद की तिजोरी, खुद के नेचुरल रिसोर्सेज को फीड करने का सोचा। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश वांट टू यूज इंडिया एज अ फीडर ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इन्हें ब्रिटिश इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी को अपना फीडर बनाना चाहती थी कि भैया काम तुम करो, हमाली तुम करो, हम तो भूखे नंगे हैं, हम तुम्हारी कंट्री में आ गए हैं, अब यहाँ से चोर चोर के हम हमारी इकोनॉमी का पालन पोषण करेंगे और उनका पेट भरेंगे। ऐसा सोचना किसका था? ब्रिटिश इकोनॉमी का। तो ब्रिटिश इकोनॉमी क्या चाहता था कि इन लोगों से सब चोर चार कर लो, इन लोगों का सब उठा के अपनी कंट्री में ले जाओ और इनके ऊपर रूल करो, इनसे हमाली करवाओ, इनसे काम करवाओ और इनकी सारी चीज़ों को हमारी कंट्री में ले जाके दे दो। ऐसा किसका सोचना था? ब्रिटिश रूल का सोचना था। एंड व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेम्पर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड आवर इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, हमारी कंट्री की ब्यूटी को, सब चीज़ों को एकदम बैडली टेम्पर और एक्सप्लॉइट कर दिया था। इतनी बुरी तरीके से उन लोगों ने हमारी कंट्री को निचोड़ दिया था राजा, बुरी तरीके से उन लोगों ने हमारी कंट्री को क्या कर दिया था? एक्सप्लॉइट कर दिया था, ओवर यूज़ कर दिया था, गलत यूज़ किया था, मिसयूज़ किया था हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, हमारी ब्यूटी का। ठीक है, एंड आफ्टर ऑल दिस, फाइनली आफ्टर 200 years, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। इतनी 200 साल के भारी परिश्रम के बाद फाइनली इंडिया को 15th of August 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया। हैप्पी? ओके, सो क्या पढ़ा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कि ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, प्रायर एंड पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टडी। देन फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इज थ्रू बैटल ऑफ प्लेसी। एंड देन ब्रिटिश रूल का पर्पस क्या था? टू फीड देयर इकोनॉमी and to temper and exploit our economy. And after 200 years what we have got? We have got independence on 15th of August 1947। चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमें ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही थी क्या? हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा था क्या? तो देखिए क्या लिखा है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। यानी जब हमारी इकोनॉमी कॉलोनियल रूल को फेस कर रही थी उस समय पे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, या बहुत लो लेवल का डेवलपमेंट हो रहा था। सुनिए, ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे ब्रिटिश रूल आ गया इसके बाद, और इसके पहले हम लोग ब्रिटिश रूल को फेस नहीं कर रहे थे। तो जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे नहीं था, बिफोर ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी कैसी थी? तो बिफोर ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी बहुत प्रॉस्परस थी, सेल्फ रिलायंट थी और इंडिपेंडेंट थी। और उसके बाद एग्रेरियन इकोनॉमी थी, वेरी मच प्रॉस्परस इन एग्रेरियन सेक्टर ऑल्सो, और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही थी। मतलब आर इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग इन, आर इकोनॉमी वॉज प्रॉस्परस, आर इकोनॉमी वॉज एग्रेरियन एंड आर इकोनॉमी वॉज सेटल्ड इन हैंडीक्राफ्ट्स ऑल्सो। मतलब ब्रिटिश रूल आने के पहले हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आ गया, जैसे ही ब्रिटिश इन्वेडेड इन इंडिया, हमारी इकोनॉमी को उन्होंने तहस नहस कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया ताकि हम लोगों की स्किल्स और निखर के ना आए, ताकि हम लोग डेवलप ना करें। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंसी और सेल्फ रिलायंस भी हटा दिया और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा कब हुआ? उन लोगों के आने के बाद। इसलिए हेडिंग का नाम क्या है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रूल आने के बाद कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, और इतने गंदे लोग थे वो लोग, इतने बैल थे कि उन लोगों ने कभी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को भी मेजर नहीं किया। बस उस समय पे एक वीके राव करके एक बंदा था जिनने एक एस्टिमेट लगाया था कि हम लोग कितना पर कैपिटा आउटपुट इनकम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो 0.5% के ज़रिए हम लोग हमारा पर कैपिटा इनकम और आउटपुट क्या कर रहे थे? इंक्रीज़ कर रहे थे, जो कि कोई मतलब का नहीं था। तो देखिए आपको स्लाइड में पैराग्राफ में बाजू में दिख रहा होगा, अर्लियर पोजीशन, आफ्टर पोजीशन एंड व्हाट आफ्टर दैट। तो अर्लियर इंडियंस यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स in their own market
ठीक है, मतलब खुद ही बनाते थे, खुद ही बेचते थे। एंड फ्यू गुड्स वर एक्सपोर्टेड इन द इंटरनेशनल मार्केट लाइक स्पाइसेस एंड जूट। Although agriculture was the main source of livelihood in India, and we also have handicraft industries like cotton, silk and other precious stone. तो हम लोग बहुत ग्रो कर रहे थे, सब कुछ बहुत चंगा चंगा चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन आफ्टर ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इन इंडिया, दे वर मोर कंसर्न विद द ग्रोथ एंड सेफ्टी ऑफ देयर ओन कंट्री। तो उनको हमारी सेफ्टी और ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं था, उनको उनकी सेफ्टी और ग्रोथ से क्या था, लेना देना था। So they used to fulfill their own country needs and interest, and we were working under them for their own interest। मतलब हम लोग उनकी गधा हमाली कर रहे थे, हम लोग उनकी क्या बोलते सेवा कर रहे थे, उनके नौकर बन के रह रहे थे। और क्यों बन के रह रहे थे? क्योंकि हमको उनकी कंट्री में, वो लोग अपनी कंट्री में सामान बेचना चाहते थे। यानी वी वर द वर्कर्स ऑफ देम, वी वर वर्किंग फॉर देम, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। जो भी काम हम लोग करते थे उसके सारे फ्रूट्स वो लोग वहाँ पे अपनी कंट्री में ले जा लेते थे। एंड दे हैव नेवर कैलकुलेटेड आवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सो एक वीके राव करके एक बंदा था, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 0.5% से ग्रोथ हो रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं था। तो इस तरीके से लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो रहा था। अब क्या हुआ कि हर सेक्टर अपने अपने तरीके से अफेक्टेड था। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर किस तरीके से अफेक्ट हुए वो हमको पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अफेक्ट हुआ। मतलब एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे अफेक्टेड था ड्यू टू कॉलोनियल रूल। तो जब हम लोग कॉलोनियल रूल को फेस कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज मोस्ट बैडली अफेक्टेड ड्यू टू कॉलोनियल रूल। और बहुत ज़्यादा हम लोग अफेक्टेड थे, खास करके हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या था, बैडली अफेक्टेड था। किसके कारण? ब्रिटिशर्स के कारण। और एक्चुअली एक पॉइंट है वहाँ पे कि इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ओवरवेलमिंग इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब क्या, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एंड कॉलोनियल रूल हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर। एक्चुअली में हो क्या रहा था, 85% ऑफ क्या बोलते कंट्री was dependent upon agriculture and 85% of the people was working in agriculture sector only। मतलब उन लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंडिया के लोगों को घुसा के रख दिया। ना वो लोग रूरल डेवलपमेंट, ना वो लोग अर्बन डेवलपमेंट होने दे रहे हैं, ना वो लोग कोई और सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, ना इंडस्ट्रीज को लाने दे रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी को लाने दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करो। और इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में घुसा के रख दिया इंडियन लोगों को कि इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होने के बावजूद, 85% एग्रीकल्चर होने के बावजूद इंडिया के पास खुद का कुछ नहीं था। सेल्फ रिलायंट नहीं थे, ना वो लोग अपनी नीड्स को पूरा कर पा रहे थे, ना फूड सप्लाई पूरा कर पा रहे थे, ना वेजिटेबल सप्लाई पूरा कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं, ना रॉ मटेरियल पूरा कर पा रहे थे। मतलब 85% ऑफ livelihood was dependent upon agriculture and 85% of people were working on agriculture, then also India was lagging behind। Why? क्योंकि जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर के ज़रिए कमाते थे या जो भी हमको एग्रीकल्चर के ज़रिए मिलता था वो सारा तो वो अंग्रेज़ हम अपने देश लेके चले जाते थे। तो हमारे पास बचा क्या? ठुल्लू, कुछ भी नहीं। ठीक है। सो इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेंड फंडामेंटली अग्रेरियन। मतलब उनने हमको सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में छोड़ के रख दिया रे, ना ट्रांसपोर्ट करने दिया, ना इंडस्ट्री करने दिया, ना टेक्नोलॉजी करने दिया, कुछ नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर करो बोले। About 85% of the country's population lived in villages and lived on agriculture। और उनको villages में ही रहने दिया, lived in rural area, lived in villages। ना वो लोग अर्बन एरिया में उनको आने देते थे, ना उनको अर्बन एरिया में शिफ्ट होने देते थे। However, the agricultural sector continued to experience stagnation and deterioration। और यही सब चीज़ों के चलते, यही सब चीज़ों के कारण इंडिया was facing the problem of stagnation and deterioration। स्टैग्नेशन का मतलब होता है नो ग्रोथ, ठीक है, या ग्रोथ धीरे धीरे होना या होना ही नहीं, ऐसा बोल सकते।
तो वाई रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके रीजंस क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम क्यों था। स्टैग्नेशन का मतलब होता है नो ग्रोथ, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम क्यों था। अभी हमने क्या पढ़ा कि इन ब्रिटिश रूल, इन कॉलोनियल रूल, इंडिया वॉज फेसिंग, इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम because most of the people were recruited in agriculture sector only and they were dependent on agriculture sector only. After 85% of people of India was dependent upon agriculture sector, ठीक है, and for their livelihood and for their working, then also they are not getting their sufficient क्या बोलते हैं livelihood and food supply and raw material. So this was the big problem which India was facing at the time of British rule. समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होने के बावजूद भी इंडिया वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो वी हैव टू स्टडी कि क्या क्या रीजंस है कि जिसके कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक्चुअली आपकी बुक में 4 दिए हैं, लेकिन आई हैव एक्सप्लेन हियर 3 ओनली। एक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगी आपको क्या है। दिस वॉज अ गुड चार्ट, सो आई हैव टेकन फॉर यू। सबसे पहला आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे पहला आता है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पे एक ज़मींदारी सिस्टम का जन्म हो गया। क्या हुआ कि जितने भी बेचारे गरीब फार्मर्स वगैरह अपना एग्रीकल्चर करके कमाते थे, वो सारा वो ज़मींदारों को चला जाता था। बड़े बड़े ज़मींदार होते थे जो ठेके से ज़मीन देते थे या ज़मीन अपने पास गिरवी रख लेते थे, तो उन लोगों के पास सारी ज़मीन रहती थी। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, ज़मींदार लोग, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, पुअर फार्मर्स को दबाते हैं, पुअर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सब कारणों के कारण क्या होता था कि जो भी बेचारा पुअर फार्मर अपना खेती बाड़ी करता था, उसका सारा कमाई वो ज़मींदार को चला जाता था। इसका मतलब एक ही बंदा अमीर हो रहा है जो है ज़मींदार, और इतने सारे जो फार्मर्स लोग जो काम करते थे वो बेचारे गरीब ही हो रहे हैं, भूखे ही मर रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कैसे। तो ये सब के कारण जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह आते थे वो सारे किसको चले जाते थे, ज़मींदार को चले जाते थे। और ज़मींदार का काम क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ लगान उन लोगों से छीनना। आपको याद आया होगा, लगान पिक्चर देखी है सब लोगों ने, दैट आमिर खान क्रिकेट वाली पिक्चर, याद है वो लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते थे गरीबों को, कि जितना भी अनाज आप खेती से कमा रहे हैं, जितना भी अनाज आप खेती से वो करें, वो आप हमें फ्री में दे दीजिए। यानी अगर जैसे सपोज मैंने 100 बोरा गेहूँ अगर इस साल उगाए हैं इस सीज़न में, तो वो बोलते थे कि आप 60 बोरा हमें दे दो या 70 बोरा हमें दे दो फ्री में, ये आपका लगान है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अरे वो बेचारा गरीब आदमी वैसे ही मर जाएगा यार, सेल्फ कंजम्पशन के लिए मिल नहीं रहा है, बेचने के लिए मिल नहीं रहा है, पैसे मिल नहीं रहे हैं, और जो है वो मैं लगान के तौर पे दे दूँ। खेती मैंने करी, मेहनत मैंने करी, हल मैंने जोते, और मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो ये ज़मींदारी सिस्टम क्या कर रहा था आपका, बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। एंड द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड ऑन लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो फिक्स्ड। और आपको वो लगान फिक्स समय पे क्या करना पड़ता था, जमा करना पड़ता था, और नहीं किया तो देवर यूज टू बीट यू, देवर यूज टू एक्सप्लॉइट यू। और ये जो ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, इसके कारण हम लोग कुछ भी डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे थे। एक बार वापस से ज़मींदारी सिस्टम को हम लोग रिवाइज कर लेते। ज़मींदारी सिस्टम मतलब वो ज़मींदार लोग जो बड़े बड़े लोग होते थे, जिनके पास बहुत पैसा और जिनके पास बहुत ज़मीनें होती थी, वो क्या करते थे, ये पुअर फार्मर्स से लगान वसूल करते थे कि आप हमको, अगर आपने इतनी खेती करी तो उसका इतना हिस्सा हमको आएगा, और इतने समय पे, डेट वाज आल्सो फिक्स। तो कहाँ से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, बेचारा पुअर फार्मर तो मर गया, गरीबी तो कभी हटेगी ही नहीं। तो इसके कारण स्टैग्नेशन हुआ। पहला कारण क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज व्हाट रीजन ऑफ स्टैग्नेशन। सेकेंड, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये लोग क्या करते थे, इतना ज़्यादा फोर्स करते थे वहाँ की पब्लिक को कि आपको आपका पूरा सामान क्या करना है, बेचना है, कमर्शियलाइज करना है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ रखते ही नहीं थे। यानी एग्रीकल्चर को भी उनने बहुत ज़्यादा कमाने का जरिया बना दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज व्हाट
प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन मार्केट, यानी सारा मार्केट में बेच दो, जो भी तुमने प्रोडक्शन किया, जो भी तुमने बनाया सारा मार्केट में बेच दो। प्रोडक्शन नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी नहीं रखेंगे, जो भी होगा आप हमें देंगे और हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे या मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, दैट इज व्हाट इंडिगो, जो कि क्या करता है, अब ये जो कमर्शियल क्रॉप का आप जो क्रॉपिंग करते हैं, इसको जो उगाते हैं इंडिगो वगैरह को, इससे आपकी फसल खराब होती है। एक बार तो आपको उससे मिल जाएगा आउटपुट, पर सेकेंड टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए उन लोगों की बेचारों की ज़मीनें खराब हो रही थी। एंड अकरेंस ऑफ फेमेनाइंस, और कभी फेमेनाइन आ गया, कुछ आ गया, तो ये भी उन लोगों को झेलना पड़ता था। तो लेस सेल्फ कंजम्पशन एंड लार्जर पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर मार्केट सेल इज द रीजन फॉर स्टैग्नेशन। मतलब सेल्फ कंजम्पशन में कुछ मत रखो, तुम भूखे मरो साले, तुम मेहनत करो, तुम खेती करो, तुम हल जोतो, लेकिन उससे जो भी अच्छा कुछ आए वो हम मार्केट में बेच देंगे और उसका प्राइस भी हम ही खा लेंगे, तुमको हम कुछ नहीं देंगे, तुम तुम्हारा देखते बैठो। तो ये दिस वॉज रॉन्ग, इसके कारण भी स्टैग्नेशन हुआ। दैट्स वाई द एग्रीकल्चर वॉज नॉट ग्रोइंग। फिर उसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ कंट्री, फिर उसके बाद फूड क्राइसिस इन इंडिया हो गया, फिर उसके बाद राइस फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान। फिर इंडिया का पार्टीशन हो गया, इसके कारण भी एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि जो कुछ अच्छे एरियाज थे वो पाकिस्तान के पास चले गए, लिखा है वहाँ पे सिंध पंजाब, राइस एरियाज वाले उधर चले गए, तो उन लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिल गया, हम लॉस में आ गए। फिर फूड क्राइसिस होने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एरियाज बढ़ गए, तो एग्रीकल्चर का हिस्सा बढ़ गया, तो हमें सडनली बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अभी उस एरिया से आते थे वो हमें नहीं मिलने लगे। अच्छा, ये 3 पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता दे जाऊँगी कि लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वॉज लो। प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत क्या हो गया था, कम हो गया था। मतलब हम लोग फेस कर रहे थे कि जितना प्रोडक्शन लेवल हमारा होना चाहिए उतना प्रोडक्शन लेवल हम लोगों का नहीं था, क्योंकि उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, उतने ट्रैक्टर वैक्टर नहीं थे, अच्छा खाद नहीं था, अच्छे पेस्टिसाइड्स नहीं थे, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं थे, क्योंकि ये सब न्यू टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ना होने के कारण हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल भी क्या हो गया था, कम हो गया था। एंड वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी, अरे एक बात बता, मैं एक फार्मर हूँ, मैंने खेती करी, मैंने जितना भी अनाज बोया, जितना भी अनाज उगाया, वो सब मैंने ब्रिटिशर्स को बेच दिया अबे, और मेरे को कुछ भी नहीं दिया उनने, और खुद ही मार्केट में बेच दिया और उसका पैसा भी खुद ही रख लिया, तो मेरे पास कोई पैसा आया क्या? नहीं। और जब अब मेरे पास पैसा ही नहीं आया तो नेक्स्ट खेती बाड़ी करने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, यानी आई वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी ये गरीब फार्मर क्या करेगा? सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी मत दो, पैसे भी मत दो, खेती भी तुम करो, मेहनत भी तुम करो, खेती का पैसा भी तुम खा जाओ, तो फिर नेक्स्ट टाइम खेती करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, इसीलिए सुसाइड केसेस बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो दीज वर ऑल द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टैग्नेशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल सिस्टम। एक और स्लाइड मैंने इसके लिए ली है जहाँ पे और इसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, एक बार उसको बस रीड कर लेते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर सेक्टर बिकेम स्टैग्नेंट, यस, ग्रोथ कैसा हो गया था उसका? बहुत स्लो ग्रोथ हो गया था, ग्रो हो ही नहीं रहा था। लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, दैट इज व्हाट जमींदारी, महलवारी एंड रत्यावानी system. Cultivators were commonly exploited. High rates of land revenue were charged. Yes, lagan. Due to British rulers' lack of interest in efforts of technical development in Indian and agriculture were behind their time. वो लोग वही लो प्रोडक्टिविटी वाला प्रॉब्लम, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी, ना डेवलपमेंट, ना अच्छे फर्टिलाइजर्स, तो नो ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी। ब्रिटिश रूलर्स इनिशिएटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यस, उनने बोला कि जितना भी क्रॉप्स आप उगाएंगे, जो भी चीज़ आप उगाएंगे उसका आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, और सब आपको हमको ही देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इसलिए फूड फेमिनाइंस का प्रॉब्लम भी हम लोग बहुत झेल रहे थे। लास्ट वन, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारा हिस्सा उनके इसमें चला गया, हमारे इसमें कम आया, तो जो चीज़ों के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो अब हम लोगों के लिए प्रॉब्लम फेस हो गई, क्योंकि अब वो हमें नहीं मिल रहा है। सो हमने देखा कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे किस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से स्टैग्नेशन आया,
वो हम लोगों ने देखा कि हाउ डज वी हैव फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन एट द टाइम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसका पहला रीज़न था लैंड सेटलमेंट, दूसरा रीज़न था कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, तीसरा रीज़न था पार्टीशन, चौथा रीज़न था लो प्रोडक्टिविटी, लिख सकते हैं आप लोग ये, चौथा रीज़न था लो प्रोडक्टिविटी एंड पांचवा रीज़न वाज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेचारों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। ओके, सो होप सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर, क्या इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो एक बार क्विक रिविजन करते हैं सारा वापस से। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए फटाक से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर बैटल ऑफ प्लेसी में फाउंडेशन, फिर आफ्टर 200 ईयर बाद हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, अर्लियर कैसा था, प्रॉस्पेरियस एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट, आफ्टर वी वर फेसिंग द प्रॉब्लम कि उन लोगों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, नो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर इफेक्ट हुआ, 85% ऑफ लोग उसी पे डिपेंडेंट थे जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज व्हाट लैंड रेवेन्यू, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, पार्टीशन ऑफ कंट्री, लो प्रोडक्टिविटी एंड स्कैरसिटी ऑफ सेटलमेंट। उसी का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन ये वाली स्लाइड में भी आपको दे दिया गया है। Hope so you guys have understood what I have explained you today. If you have any kind of doubt regarding all this concept, you can ask me. And please Raja, don't forget to give me the feedback of this lecture. Okay? तब तक के लिए take care, tata, bye bye, see you in the next lecture guys.